बसों में भीषण आग लगी है। सेक्रेड हार्ट स्कूल में खड़ी बसों में आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया है। बस से आग स्कूल तक भी पहुंच गई है। स्कूल की बिल्डिंग में भी आग लग गई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में ये स्कूल है और ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है, कितनी भीषण आग लगी हुई है। दरअसल स्कूल में खड़ी हुई 3 बसों में आग लगी और देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि स्कूल में भी आग लग गई, यानी स्कूल में भी आग फैल गई। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग ने सब कुछ तबाह करने की जैसे सोच लिया हो। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लग रहा है। पहले स्कूल बस में आग लगती है, 3 स्कूल बस इसकी चपेट में आती हैं और फिर ये आग इतनी भीषण हो जाती है कि स्कूल की बिल्डिंग में भी आग लग जाती है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसकी भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ऊंची ऊंची उठती लपटें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि स्कूल की बिल्डिंग में भयावह आग लगी हुई है। हालांकि रात के वक्त का ये हादसा है, इसीलिए जरूर थोड़ी सी राहत समझी जा सकती है कि बच्चा यहाँ पर कोई नहीं था। अनूप मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या अपडेट है आपके पास? क्या आग पर काबू पाया गया? प्राची, फिलहाल तो अब आग पर काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां यहाँ मौके पे पहुंची। सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस, कई थानों की पुलिस मौके पे पहुंची और स्थानीय लोग, यहाँ के पार्षद सभी मौके पे पहुंचे और राहत बचाव कार्य में लग गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। सबसे पहले यहाँ पर साथी आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल के अंदर बसें खड़ी थी, उनमें आग लगी और एक एक कर 3 बसें दूर दूर कर जलने लगी और फिर आग इतनी विकराल थी कि उसने बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया और फिर पूरी बिल्डिंग आग की लपटों से गिर गई। ये जो मंजर था यहाँ, क्योंकि आप उसमें यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, बाजार है, बीच बाजार में ये घर, वो स्कूल है, तो काफी दहशत सी फैल गई थी। सारा जो यहाँ पर लाइट को ऑफ किया गया, जो लाइट का था वो बिजली का कनेक्शन यहाँ पर काटा गया। उसके बाद फिर जाकर यहाँ पर लगातार रेस्क्यू किया गया और अब जाकर जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल काफी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि दिन में आग नहीं लगी, क्योंकि दिन में बच्चे भी होते हैं। फिलहाल रात के समय आग लगी, लेकिन आग ने काफी नुकसान यहाँ पर कर दिया है। बिल्कुल, आग ने काफी नुकसान कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अपडेट अब ये है, जैसा कि अनूप जानकारी दे रहे थे कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। नुकसान काफी हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि ये रात का हादसा है, स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे। वहीं आजमगढ़ में बसपा नेता का मर्डर कर दिया गया। जी हां, बदमाशों ने बसपा नेता कलामुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी है। मेहनगर थाना क्षेत्र के कुंदनपुर गांव का मामला है। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रह चुके हैं कलामुद्दीन। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। तो ये खबर, बड़ी खबर, जहां पर बसपा नेता की हत्या कर दी गई है। निजामाबाद विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं कलामुद्दीन, जिनकी हत्या बदमाशों ने की है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आजमगढ़ से खबर, जहां बसपा नेता के मर्डर से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने बसपा नेता कलामुद्दीन की हत्या कर दी है। मेहनगर थाना क्षेत्र के कुंदनपुर गांव का ये पूरा मामला है। शाम को कुंदनपुर, जो कि थाना मेहनगर में पड़ता है, इसमें कमालुद्दीन, जो कि 60 वर्ष के थे, इनके ऊपर जब ये अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारी गई और इन्हें गोलियां लगी हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफ़र किया गया है बनारस। और इनका आपराधिक इतिहास भी अच्छा नहीं है। जिनके गोली मारी गई है, इनके ऊपर 2 मर्डर के मुकदमे, गैंगस्टर का मुकदमा लगा हुआ है और इसके अतिरिक्त भी अन्य मुकदमे इनके ऊपर हैं। इनकी अपने गांव में रंजिश चल रही है और जो इनका कामरान है उसका भी मर्डर हो चुका है, जिसमें ये पहले नामजद थे। कामरान द्वारा इनके लड़के के ऊपर गोली चलवाई गई थी और ये यहाँ से शिफ्ट होकर लखनऊ रह रहे थे। इनका लड़का एक लखनऊ में रह रहा था और एक दुबई में रह रहा था। यहाँ अभी एक दिन पहले ही ये गांव में आए थे और ये घटना हुई है। मुख्यतः जो प्रथम दृष्टया है, ये घटना इनकी जो पुरानी रंजिश है उसके कारण ही हुई है। और खुर्रम, हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, क्या कुछ सामने आ पाया है, किस वजह से ये हत्या हुई है और कौन लोग इसके पीछे हैं?
ये देखिए, तो बात साफ है कि ये गांवी रंजिश का मामला है। ये काफी दिनों से इन लोगों के बीच एक अदावत चल रही थी। गांव में इससे पहले भी गोलियां चली थी, जिसमें खुद कलामुद्दीन मुलजिम बने थे, और उसके बाद से ये चीजें शुरू हुई थी। लेकिन ये जब इस तमाम बातें शुरू हुई तो ये लखनऊ शिफ्ट हो गए थे और ये लखनऊ रहने लगे थे, और इनका दुबई में भी कारोबार है। तो ये दुबई और लखनऊ रहते हैं, और यहाँ पॉलिटिकली तौर पर ही कहा जाए तो ये आते हैं। निजामाबाद विधानसभा से 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और बसपा में इनकी एक मजबूत हैसियत है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये घटना एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये कलामुद्दीन जैसे अपने गांव में, कल ही लखनऊ से आजमगढ़ आए थे और अपने गांव जा रहे थे। नहर के किनारे इनका गांव है। नहर की पुलिया से जैसे उतरते हैं तो वहाँ 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग इनको घेर लेते हैं और गाड़ी को अटैक करके इनको रोका और ताबड़तोड़ इन पर फायरिंग की, जिसमें लोगों ने बताया कि 3 गोलियां इनको स्पार्ट पर लगी और इनकी स्थिति खराब हो गई। चूंकि ये गांव से थोड़ी दूर का मामला था, इसलिए वहां फौरन मौके पर लोग नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल, अब ये जांच में साफ हो पाएगा कि कौन इसके पीछे शामिल थे। शुक्रिया आपका खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। और माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह कासगंज जेल शिफ्ट हो गया है। आजमगढ़ जेल से उसे कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। कासगंज जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में उसको रखा गया है। अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी है ध्रुव सिंह। 24 घंटे विशेष निगरानी में रहेगा कुंटू सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत सिंह हत्याकांड जिसने लखनऊ को दहला दिया था, उसका जो मुख्य आरोपी है कुंटू सिंह, उसे फिलहाल शिफ्ट किया गया है दूसरी जेल। लखनऊ में एक जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में फरार चल रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर अंसारी अचानक लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में नजर आए। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे डालीगंज में जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में कोतवाली में पेश हुए, जहां पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ के लिए पहुंचे उमर और अब्बास अंसारी वहां मौजूद मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए और बिना कुछ बोले थाने में चले गए। हजरतगंज में दर्ज मुकदमे पे उनको पूछताछ के लिए नोटिस भेजी गई थी, उसी में बयान देने के लिए आए। एक ही मुकदमा है जो है, एक प्रॉपर्टी का जो है, जो मकान उनका ढाया गया था, उसी पे दर्ज जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी मुकदमे पूछताछ के लिए उनको पुलिस ने बुलाया था। हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ के दौरान उमर और अब्बास अंसारी से जमीन पर कब्जा करने के मामले में कई सवाल पूछे गए। उसी पूछताछ के दौरान की तस्वीर सामने आई है, जिसमें अब्बास और उमर ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। जिस परिवार में विवाद हो या कोई चीजें हो तो आदमी ये सब छोटी मोटी बात करता है कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। विवाद में नहीं, इसमें भी तो कहीं होता है। इसमें में जब देखिए परिवार है तो हम लोग को तो यही लगता था कि सभी हम लोग का है। अब अफजाल का और हमारा घर कोई अलग थोड़ी। की भी जानकारी आपको नहीं, हमें उससे लेना देना क्या है, हमारे किस काम का वो। ऐसा तो है नहीं कि हमें वो जमीन लेके कहीं जाना था। कोई वस्तु होती तो उसके बारे में समझता, जमीन है वो तो वहीं की वहीं रहनी है, कहीं जानी है नहीं। तो उस बारे में जानकारी हासिल करना या कोई किसी डिबेट में टॉपिक में उस बात का डिस्कशन होना। और प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के बाद अब प्रशासन ने अतीक के कब्जे से खाली कराई गई लूकरगंज की जमीन को चुनाव आयोग को देने का फैसला किया है। आवास विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जमीन पर चुनाव आयोग का वेयर हाउस बनेगा, जिसमें चुनाव से जुड़े अहम सामान जैसे ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को रखा जाएगा। इस वेयर हाउस में चुनाव आयोग के अधिकारी भी तैनात होंगे। लूकरगंज की 7000 वर्ग मीटर इस जमीन पर अतीक के पिता फिरोज अहमद का कब्जा था, जिसकी कीमत करीब 1.5 अरब रुपए है। लेकिन माफिया के खिलाफ यूपी सरकार के अभियान के तहत इस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। माफिया राज खत्म हो, माफियाओं का डर भय पब्लिक से खत्म हो, उस पर अच्छे सरकारी दफ्तर बने। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, जो एडवोकेट लोगों का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा भी की थी। बहुत सारे मुख्यमंत्री आते हैं, बहुत सारी घोषणाएं करके चले जाते हैं, उस पर अमल नहीं होता। तो मैंने कहा ना कि सिर्फ नहीं ये नारा, यह उद्देश्य हमारा, तो आम जनमानस को, प्रदेश के एक एक व्यक्ति को सुरक्षित करना, प्रदेश के एक एक लोगों को, एक एक समाज को सुरक्षित और विकास की रोशनी पहुँचे,
और एक एक आदमी को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीन अब चुनाव आयोग को दी जाएगी। चुनाव आयोग इस जमीन पर वेयर हाउस बनाएगा, रीजनल सेंटर के तौर पर इसे स्थापित किया जाएगा। यहां इस वेयर हाउस में चुनाव के दौरान काम आने वाली ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा, इसके साथ साथ वीवीपैट मशीनों को रखा जाएगा। चुनाव आयोग के कई अधिकारी भी यहां पर बैठेंगे और ये जो उत्तर प्रदेश आवास विकास विभाग का ये जो प्रस्ताव था उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। ये जमीन शहर के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लूकरगंज इलाके में थी। प्लाट नंबर 19 और 65, ये दो प्लाट हैं जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं और दोनों का एरिया तकरीबन 7000 वर्ग मीटर है। प्रशासन ने 13 सितंबर को, पिछले साल 13 सितंबर को अभियान चलाकर इन जमीनों को अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराया था। यहाँ पर प्रशासन ने अपना कब्जा ले लिया है, उसका बोर्ड भी यहाँ पर लगा दिया गया है। इस जमीन पर अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद का कब्जा था और अतीक अहमद के गुर्गे जो है वो अतीक अहमद के जेल जाने के बाद इस जमीन की देखभाल किया करते थे। तो उत्तर प्रदेश आवास विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद निर्वाचन आयोग का वेयर हाउस बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इसी जमीन पर वेयर हाउस का निर्माण कराया जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसी के तहत उनके कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर इस तरीके का निर्माण कराया जाएगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। 22 फरवरी को सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्त वर्ष 2021-2022 का बजट पेश करेंगे। यह सत्र 10 मार्च तक प्रस्तावित है। 2022 के चुनाव से पहले योगी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। सरकार की कोशिश है कि इसे एक चुनावी बजट के तौर पर पेश किया जाए, जबकि विपक्ष ने भी सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। विपक्ष किसान आंदोलन पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और शराब से हुई मौतें, कासगंज में शराब माफिया की हमले में पुलिस कर्मियों की मौत, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष सदन में उठाने की तैयारी कर रहा है। वहीं सरकार ने भी विपक्ष के सारे सवालों को माकूल जवाब देने का मन बना लिया है। ये बीजेपी सरकार में ये समस्याओं का अंबार है। जिधर भी जाइए समस्याएं हैं, चाहे क्राइम के मामले में, किसानों के मामले में, नौजवानों के मामले में, महिलाओं के मामले में। ये सरकार तो कहीं से बच नहीं सकती है। सरकार को और कोई भी, वो देश तभी मजबूत होता है जहाँ का नौजवान और किसान, दुनिया का कोई भी आप देख लीजिए, जहाँ का नौजवान अगर परेशान है और किसान परेशान है, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तमाम देश है तो सारे मामले हैं, सरकार कहीं से बच नहीं सकती है और उसको हम लोग घेरेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो है वो नाम की कोई चीज़ है नहीं, और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले वर्षों में काफ़ी परिश्रम उन्होंने किया है। उनको समय से खाद, बीज, पानी उपलब्ध कराए गए हैं। एमएसपी के आधार पर उनकी खरीदारों की संख्या भी बढ़ाई गई है, उसकी मात्रा भी बढ़ाई गई है। गन्ना किसानों को समय से भुगतान किए जाने के प्रयास किए गए हैं, और गन्ना के ही दृष्टि से देखें तो लगभग इस सरकार के दरमियान जो 115 लाख करोड़ रुपए के करीब भुगतान किए गए हैं। सपा ने सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव को आज 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हरिओम पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और उनकी बीजेपी से भी सांठगांठ थी। इसी बीच पार्टी से निकाले जाने के बाद हरिओम यादव ने रामगोपाल यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा अब मुलायम सिंह और अखिलेश की नहीं बल्कि प्रोफेसर रामगोपाल की पार्टी हो गई है। यही नहीं, हरिओम यादव ने दावा किया है कि 2022 के चुनाव में सपा को 20 सीटों के भी लाले पड़ जाएंगे और फिरोजाबाद में तो सपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। साथ ही हरिओम यादव ने रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और भांजे पर संगीन आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों शराब के धंधे में लिप्त। हमने कह दिया 5 और सीटें जिले की तो चली गई,
आसपास की सीटों पर बहुत असर पड़ेगा और हमने कह दिया यही स्थिति रही तो 20 सीट के लाले समाजवादी पार्टी को 2022 में पड़ जाएगी। लेकिन वो तो असर है, सबको निराशा होगी, सबको कष्ट होगा और सब पार्टी छोड़ के हमारे साथ खड़े रहेंगे। श्रावस्ती के जिला अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बहुत शर्मनाक है और अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े करती है। आखिर क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोई लाख दावा कर ले, लेकिन यहाँ मरीज नहीं। समझ लीजिए स्वास्थ्य सेवाएं ठेले पर है। क्या ऐसे ही स्वस्थ भारत का सपना साकार होगा, जहां मरीजों को एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सेवा तक उपलब्ध नहीं होगी, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर तक नहीं होगा? ये श्रावस्ती का जिला अस्पताल है। यहाँ की दो तस्वीरें शासन प्रशासन के दावों को मुंह चढ़ा रही हैं। कैसे मरीजों को अपना इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस नहीं, ठेलों से आना पड़ता है। यही नहीं, यहाँ स्ट्रेचर और व्हीलचेयर भी नदारद रहते हैं। मजबूरन तीमारदार मरीजों को गोद में उठाकर अस्पताल में डॉक्टरों के चैम्बर तक ले जा रहे हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करने पर घंटी तो बजती है, लेकिन फ़ोन नहीं उठता। कौन चीज़ से आए हो? ठलिया से। कहाँ से आ रहे हो? धर्मपुर गाँव से। ये कितनी दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। कहाँ आए हो? जिला अस्पताल। तो ये बताओ, एम्बुलेंस नहीं मिली थी क्या? ना, एम्बुलेंस नहीं मिली। क्यों, फ़ोन नहीं किया था क्या? फ़ोन मिल नहीं रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब अस्पताल के प्रभारी सीएमएस साहब ने ये कह दिया कि यहाँ तो सारी व्यवस्था सही है। मानो मरीज शौक से ठेले पर आते हैं। खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। उसके जो वो होते हैं, मतलब उनको कॉल किया जाता है, फिर उसके थ्रू मरीज चिकित्सालय आता है। और ये अगर कोई मरीज अपने आप अपने साधन से चिकित्सालय आता है तो उसके लिए जो है हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ऐसी तस्वीरें देखकर शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है। बहरहाल जब जिला अस्पतालों का ये हाल हो तो फिर सुदूर जगहों पर स्वास्थ्य सेवाओं की तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। एबीपी गंगा के लिए श्रावस्ती से अम्मार रिजवी की रिपोर्ट। वहीं फतेहपुर में एक एसडीएम निरीक्षण करने निकली, लेकिन वो वहां मौजूद कर्मचारियों पर भड़क उठी। फिर उनकी जमकर क्लास भी लगाई। आखिर क्या है मामला, आप इस रिपोर्ट को देखिए। हमारे वाली टीम कभी यहाँ देखने आएगी नहीं, हमारे साथ लगाएगी। हमारा काम नहीं फिर नालियों की सफाई तुम करोगे नहीं, पूरे में पॉलिथिन पड़ी हुई है। ये देखकर सुनकर अच्छा लगता है, आखिर ये इनकी जिम्मेदारी भी है। और उसका मैं लगान देता हूँ, पानी भरा हुआ है। हालांकि आज से पहले ये दुर्लभ लगता था, लेकिन लगता है कि अब अफसर दफ्तरों में दरबार संस्कृति से दूर अब उसकी दरो दीवार को लांघकर सड़कों पर जनता के कामों का दीदार करने के लिए भी समय निकालने लगे। ये फतेहपुर जिले का जहानाबाद नगर पंचायत क्षेत्र है और बिंदकी एसडीएम प्रियंका यहाँ अचानक वार्डों का निरीक्षण करने निकली, लेकिन जल्द ही उन्हें यहाँ हुए कामों की सच्चाई का अंदाजा लग गया। फिर क्या, नालियों में गंदगी देख वो भड़क गए। उस पर से ज्यादातर कर्मचारी ड्यूटी के समय नदारद हुए। तुम्हारा काम नहीं फिर रिपोर्ट करना, नालियों की सफाई तुम करोगे नहीं, पूरे में पॉलिथिन पड़ी हुई है, देख लो। एसडीएम आगे बढ़ी तो लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों की भेद खुलती गई। चार है ना, चारों को बुलाया है। वो नगर पंचायत के दफ्तर गई तो वहाँ ड्यूटी रजिस्टर चेक कर, तो अधीनस्थ अफसर बहानेबाजी करने लगे। अभी मलिकपुर जहाँ से मैडम लौट रही थी, जब हमारी गाड़ी लौट रही उसके पीछे आप आके क्या कर रहे थे? हमें तो आप राउंड पे तो दिखे नहीं थे। अब ये सुनना था कि एसडीएम का पारा चढ़ गया। इस दौरान जो भी उनके सामने आया उनके गुस्से का शिकार था। बाद में मीडिया से बात करते हुए भी एसडीएम प्रियंका ने यह स्वीकार किया कि यहाँ कर्मचारियों और अधिकारियों ने लापरवाही की। हाँ जी, मैंने देखा है, जैसे कि इनकी शिकायत है कि स्पेशली मलन बस्तियों में रोड नहीं बने हैं। वो मैंने देखे भी हैं कि यहाँ पर रोड जो होने चाहिए लेकिन नहीं है, नालियाँ भी खुली पड़ी हैं और गंदी भी है। तो इसके लिए ईओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बहरहाल प्रशासनिक अधिकारियों का ये सख्त रवैया जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और ये संकेत शुभ भी और सुकूनदायी भी। ब्यूरो रिपोर्ट। बात करेंगे लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के परिधान का अवलोकन किया है। श्री राम जन्मभूमि के रामलला के परिधान का अवलोकन किया है। फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने परिधान जो है वो बनाया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर रामलला के परिधानों का अवलोकन किया है, यानी देखा है उनको कि किस तरीके से डिजाइन किया गया है। फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने इन कपड़ों को बनाया है। रामलला के जो पोशाक है उसे डिजाइन किया है और उसी को जांचा परखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के परिधान यानी उनकी जो पोशाक है, उनके जो वस्त्र हैं, उन्हें देखते हुए फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने ये परिधान बनाए हैं। और अगली खबर जौनपुर से, जहां भाजपा नेता ने हर्ष फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो फेसबुक अकाउंट पर भी डाल दिया। वायरल होने के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया है। तो हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए जितने भी जतन किए जाएं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब तो भाजपा नेता ही हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो को बाकायदा सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अपने रसूख को दिखाने की कोशिश है, लेकिन उनका यही रसूख अब उन पर भारी पड़ सकता है। हालांकि वायरल होने के बाद ये जो पोस्ट है उन्होंने डिलीट जरूर कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इन पर कब तक कार्रवाई करती है।